हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपकी यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 16 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में संगीत कला के विकास के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर हम लोग यूपी के भौगोलिक विस्तार को पहले ही जान चुके हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यूपी भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से टच होती हैं। यानी वर्तमान में हमारी जो सीमाएं हैं यूपी की, ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच होती हैं। यानी ऐसे करके हमारी जो सीमाएं हैं 9 राज्यों से टच होती हैं। तो आप लोग एक बात तो समझ चुके होंगे, जब हमारी सीमाएं इतने ज़्यादा राज्यों से टच हो रही हैं तो इन राज्यों के जो सांस्कृतिक तत्व होंगे उनका प्रभाव भी हमारे सीमावर्ती जिलों पर या सीमावर्ती जो भी बॉर्डर है उस पर जरूर पड़ेगा। तो यही कारण है कि हमारे यूपी में एक विविध विविध कल्चर जो है वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यूपी में पुराने समय में आपके यहाँ रियासतें रजवाड़े भी रहे हैं, तो उनकी भी एक अपनी विशिष्ट पहचान रही है। जैसे आपका बरेली मंडल जो पूरा रहा है, यहाँ पर रोहिलखंड कभी एक रियासत रही है। इधर आपका जो है लखनऊ से लेकर अयोध्या के बीच में अवध के नवाबों का प्रभाव रहा है, तो इनकी भी एक अपनी विशिष्ट पहचान रही है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है ये एमपी के टच में रहा है, तो जो मध्य प्रदेश के शासक हैं उनका प्रभाव भी यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन पर पड़ा है। इधर आपका जो पूर्वी वाला यूपी का रीजन है इस पर बिहार का प्रभाव है। यानी खास करके जो बिहार की भोजपुरी बोली है वो बोली यहाँ पर बोली जाती है। खास करके कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर में आपको भोजपुरी बोली बोलने वाले मिल जाएंगे। तो ये पूरा भोजपुरी कल्चर है। इधर आपका मथुरा और आगरा पर राजस्थान का जो है कल्चर, उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो ब्रज संस्कृति है। तो ये हमारे यहाँ कुछ सांस्कृतिक प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज का मतलब मथुरा और आगरा के आसपास का जो रीजन है ये ब्रज संस्कृति में आ जाता है। अवध में लखनऊ से लेकर अयोध्या के बीच का जो रीजन है ये आपका अवध में आ जाता है। भोजपुरी में यानी जो हमारा बिहार से टच कर रहे हैं जो जिले हमारे, तो उन पर भोजपुरी का प्रभाव है। बुंदेलखंड के अंतर्गत आप जानते हैं ललितपुर, झांसी, जालौन से लेकर इधर महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट तक ये आपका बुंदेलखंड रीजन है। रोहिलखंड में आपका पूरा बरेली मंडल आ जाता है। यानी बरेली मंडल के जितने भी जिले हैं ये आपके रोहिलखंड रीजन में आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ उप सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। तो देखिए इन सबकी अपनी कुछ विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट कल्चर है, कुछ विशिष्ट भाषाई तत्व भी हैं यहाँ पर। तो इन सब के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने भी प्रयास किया है। यानी इन क्षेत्रों की पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक गतिविधि के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की है। स्थापना का उद्देश्य यही था कि जो ये विशिष्ट क्षेत्र हैं, इन विशिष्ट क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक पहलू हैं वो बचे रहें, उनका संरक्षण हो सके। इसलिए हमारे यहाँ 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग की जिला या मंडल स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु 1996 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई। यानी इस विभाग में ही बाद में चलकर ये महसूस किया गया कि कुछ क्षेत्रीय स्तर पर भी गतिविधियों के संचालन के लिए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएं। तो ऐसे करके 1996 में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई। इसके अलावा इस विभाग के अंतर्गत कार्यशील कुछ प्रमुख संस्थाएं भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान। तो देखिए भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी नींव कैसे पड़ी वो जान लेते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी। फिर बाद में 1960 में भातखंडे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया है। आगे चलकर 1966 में ये जो आपका जो महाविद्यालय है इसको लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अधीन ये कर दिया गया है। फिर आगे चल के क्या होता है, फिर भारत सरकार के द्वारा 24 अक्टूबर सन 2000 को इसे एक पृथक, ये पूरा महाविद्यालय जो है इसको पृथक करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दी गई है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया है और उसी समय इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। यानी ऐसे करके फाइनली इसका नाम फिर क्या कर दिया गया है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। यानी इसकी जो मूल बुनियाद है वो कब पड़ी है, 15 जुलाई 1926 को पड़ी है। तो ये जो संस्थान है, ये संस्थान संगीत शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय है। इसके अलावा अगला संस्थान है आपका राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 8 फरवरी 1962 को संस्कृति विभाग के अधीनस्थ पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई है और इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। अगला है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी। नाट्य का मतलब नाटक वगैरह वाली जो अकादमी है, तो वो आपकी है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी आपकी लखनऊ में है।
तो हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में लखनऊ में हुई थी। बाद में अकादमी में जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र हैं, इनको अपने देश में ही रोकने के लिए, यानी इनको पलायन से रोकने के लिए, देखिए पहले क्या है कि हमारे प्रदेश में कोई नाट्यशाला नहीं थी, यानी रंगमंच नहीं हुआ करता था। तो मोस्टली बच्चे क्या थे, हमारे यहाँ से भारतीय नाट्य अकादमी से पढ़ने के बाद मुंबई शिफ्ट हो जाया करते थे या कोलकाता चलाए जाया करते थे। तो इनके पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे संस्थान ने क्या किया, संस्थान ने 1988 में एक रंगमंडल की स्थापना की, यानी जो आपका रंगमंडल होता है जहाँ पर थिएटर बोला जाता है, इसमें नाटक वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं, उसकी भी स्थापना बाद में की गई है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। देखिए इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में की गई थी और यह अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगला संस्थान है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये भी लखनऊ में है। इस संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में 1988-89 में की गई थी और ये जो संस्थान है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न जो घराने हैं, इनकी परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों को संरक्षण और नृत्य का संवर्धन करना है। अगला संस्थान है आपका अयोध्या शोध संस्थान। देखिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत इस संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई थी और देखिए इसका उद्देश्य अवध में खास करके विशिष्ट रूप से अयोध्या के कला, साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास और परंपराओं की जो पांडुलिपियां हैं तथा वस्तुओं और शिल्प तथ्यों का संग्रह है, उनका संरक्षण करना और उनका अध्ययन करने का काम अयोध्या शोध संस्थान का है। अगला संस्थान है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैन विद्या, यानी जो जैन धर्म की विधाएं हैं, उनके जो भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके जो भी सांस्कृतिक महत्व या परंपराएं हैं, उन सब पर शोध करना इसका काम है। तो संस्कृति विभाग के अधीन इस स्वायत्त शासी संस्था की स्थापना 1990 में लखनऊ में की गई थी। अगला है आपका जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। तो प्रदेश में जनजातीय व लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु इस संस्थान की स्थापना कब 1996 में लखनऊ में की गई थी। अब देखिए, अब जो पोर्शन है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हर बार यहां से एक या दो क्वेश्चन उठकर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे संगीत कला, और संगीत कला में भी जो आपका शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय का मतलब होता है कि जहां पर पूरा उनके नियम कायदे होते हैं, पूरा उनका जैसे सिखाने का मेथड होता है, तो वो आपका शास्त्रीय गायन है। वहीं जो लोक गायन होता है, लोक गायन में कोई शास्त्रीय, कोई वहां पे प्रॉपर मेथड नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जो भी अपने से बड़े लोग हैं उनसे सीखते आते हैं। वहां पे कोई सिखाने की कोई प्रॉपर विधा नहीं होती है, ना तो वहां पर कोई नियम कायदे नहीं होते हैं कि आपको इस लहजे में गाना है, ये सुर ये रहेगा, ताल ये रहेगी, पूरा स्टडी करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो आपका लोक गायन में चला जाएगा। शास्त्रीय गायन में क्या है, शास्त्रीय गायन में सबका अपना अपना क्या है, सबके अपने नियम बने हुए हैं। तो वो नियम जो आए हैं, निकल कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, जिनमें संगीत के बारे में तमाम तरह की जो विधाएं बताई गई हैं, उनसे निकल कर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में संगीत कला का जो शुभारंभ है, ये धार्मिक प्रेरणा से हुआ है, जिसका प्रमाण हमें उत्तर वैदिक कालीन सामवेद, यानी जो आपका वेद है सामवेद, यहां से प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों ही परिप्रेक्ष्य में संगीत कला के बारे में, उत्तर प्रदेश में संगीत कला का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो तीनों ही परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम देखकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारे यहाँ जो संगीत कला का शुभारंभ हुआ है वो किससे हुआ है, धार्मिक प्रेरणा से हुआ है। और खास करके जो हमारा उत्तर वैदिक कालीन जो सामवेद है, यहाँ से हमें इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, इसको उत्तर भारत का संगीत का बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें नाट्यशास्त्र में क्या है, संगीत के बारे में, नाटकों की विधाओं के बारे में पूरे नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। जातकों के अनुसार भगवान बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश वीणा के निपुण वादक थे। जो आपका वीणा होता है, यानी सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। तो जो कौशाम्बी नरेश थे, ये वीणा के निपुण वादक थे। राज्य में 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसकी अवधि में संगीत के क्षेत्र में कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त तथा हरिपाल आदि कुछ विस्तृत संगीतज्ञों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। ये तो हमारे प्राचीन भारत की बात हो गई। अब मध्यकाल है, तो मध्यकालीन संगीत जो परंपरा है, इसमें अमीर खुसरो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म 1223 ईस्वी में कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था। देखिए यहाँ पर मैप पर देख लीजिए, ये रहा आपका जो है कासगंज रहा, जो कि एटा
अलीगढ़, बदायूं और इधर हाथरस से बॉर्डर बना रहा है, तो ये आपका कासगंज जिला है। देखिए, जो अमीर खुसरो हैं, इन्होंने ईरानी फारसी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक मधुर रागों का आविष्कार किया है। खुसरो ने ईरानी अंदाज में कव्वाली, तराना, नक्शेगुल, कौलकल बाना आदि शैलियों की स्थापना की। इनके द्वारा बनाए गए झूमर आदि ताल आज भी लोकप्रिय हैं। खुसरो ने उस समय देश में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में ईरानी शैली का सम्मिश्रण करके ख्याल गायन शैली को प्रचलित कर दिया। यानी कई बार ये पूछा जाता है, ख्याल गायन शैली का संबंध किससे है? अमीर खुसरो से है। यानी अमीर खुसरो ने इसका जो है आविष्कार किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो भारतीय गायन शैली थी, ध्रुपद गायन शैली थी, इसमें ईरानी शैली का सम्मिश्रण कर दिया। उसके उपरांत ख्याल गायन शैली को जिन्होंने प्रचलित किया है। खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया। उनका सितार तंत्र वीणा का ही एक समुन्नत रूप था। देखिए, ये कई बार पूछा जाता है तबला का आविष्कारक कौन है, सितार का आविष्कारक कौन है? तो तबला और सितार का आविष्कार करने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कई चीजें हैं। एक तो इंपॉर्टेंट आपका ये है राग, कौन से राग को प्रचलित किया है, कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। मध्यकाल में एक व्यक्ति और हुए हैं, इनका नाम है वल्लभाचार्य। तो इन्होंने संगीतबद्ध भजन व पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति यानी पूजा पद्धति के रूप में इन्होंने प्रचलित किया है। इनके शिष्य परंपरा में जो अष्टछाप कवि आते हैं, ये कवि के साथ साथ संगीतकार भी थे। देखिए, इनके जो शिष्य थे वो अपने आप में कवि तो थे ही थे, साथ ही साथ संगीतकार भी थे। यानी उन्हें संगीत का भी ज्ञान था। संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनसे जो संगीत की धुनें बनाई जाती हैं, उनका भी उन्हें ज्ञान था। यहाँ पर ध्यान देना, कवि और संगीतकार दोनों अलग अलग होते हैं। कवि का जो संबंध है ये पद्य विधा से होता है। यानी हिंदी में आपने पढ़ा हुआ, गद्य और पद्य पढ़ा हुआ क्लास 11-12 में। तो गद्य के अंतर्गत कहानी, किस्से या फिर जो नाटक वगैरह होते हैं गद्य के अंतर्गत आ जाते हैं। पद्य में जो गाए जाने वाले पद होते हैं, गेय पद होते हैं, वो आपके पद्य में आ जाते हैं। यानी पद्य जो होता है काव्यात्मक शैली में होता है। तो ये जो कवि है ये पद्य से बिलोंग करता है। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, यहाँ पर सॉन्ग का एग्जाम्पल देता हूं। आप सॉन्ग सुनते होंगे, नए पुराने, सैड या फिर जो भी सुनते हो सॉन्ग सुनते होंगे। तो सॉन्ग दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो यहाँ पर लिरिक्स होता है इसमें, और दूसरा यहाँ पर म्यूजिक होता है। अभी लिरिक्स का मतलब होता है गाने के जो बोल होते हैं उसको लिरिक्स बोलते हैं। म्यूजिक का मतलब है संगीत। आपने देखा होगा कई बार क्या है कि लिरिक्स दमदार नहीं होता है, लिरिक्स ढंग का नहीं होता है, लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। तो हम क्या है कि म्यूजिक के चक्कर में गाने को हिट करवा देते हैं। और ऐसा भारत में कई बार होता है। भारत में तमाम गाने केवल और केवल म्यूजिक के दम पर हिट हो गए हैं। उनके किसी को भी लिरिक्स समझ में नहीं आए, लेकिन हाँ, हिट हो गए तो हो गए। तो यहाँ पर म्यूजिक का एक अहम योगदान होता है। कई बार आप ऐसा भी देखते होंगे, लिरिक्स तो बहुत अच्छा है लेकिन म्यूजिक दमदार नहीं है, तो सॉन्ग फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पर म्यूजिक का बहुत अहम योगदान है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो यहाँ पर कवि है, कवि का संबंध लिरिक्स से होता है। यानी गाने के जो बोल होते हैं वो कवि लिखता है। वहीं संगीतकार जो होता है वो संगीतकार गाने के लिए म्यूजिक देता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अष्टछाप कवियों में सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास आदि थे। ये कवि गेय पदों की रचना करते और प्रहर के अनुकूल रागों में गाते थे। यानी ये पद जो कवि हैं ये खुद अपने पदों की रचना करते थे और खुद उन्हें गाते थे। कैसे गाते थे? प्रहर के अनुकूल, यानी जो आपके प्रातःकाल या फिर दोपहर का समय, सायकाल का समय, उनके अकॉर्डिंग रागों में ये उन्हें गाते थे। प्रातःकालीन जो पद ये गाए जाते थे, तो प्रातःकालीन पदों में भैरवी, भैरव, ललित, आशावरी आदि रागों में गाए जाते थे। मध्याह्नकालीन जो पद हैं ये सारंग जैसे रागों में गाए जाते थे। संध्याकालीन जो पद हैं ये यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकोस, कानरा आदि रागों में ये गाए जाते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, जो सूरदासी मल्हार है, तो सूरदासी मल्हार के प्रणेता सूरदासी माने जाते हैं। ये भी आप ध्यान देना। एक अगला संप्रदाय है, इसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय के हरदासी परंपरा के प्रवर्तक स्वामी हरदास ने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की रचना की। यानी कि निम्बार्क संप्रदाय है तो इसके हरदासी परंपरा, निम्बार्क संप्रदाय में एक परंपरा वही हुई है, एक संप्रदाय के भीतर एक परंपरा हुई है। ये परंपरा है हरदासी परंपरा। और हरदासी परंपरा का जो प्रचलन किया है वो प्रचलन करने वाले व्यक्ति हैं स्वामी हरदास। ठीक है। तो इन्होंने श्री केलीमाल तथा अष्टादश पदों की इन्होंने रचना की है। स्वामी हरदास जी का जन्म अलीगढ़ के हरदासपुर ग्राम में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना जीवन वृंदावन के निधिवन नामक स्थान पर व्यतीत किया। ग्रंथ नाद विनाद में स्वामी हरदास के बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन, तानसेन
आदि 8 शिष्यों का उल्लेख है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे। तानसेन के गुरु स्वामी हरदास थे। स्वामी हरदास ने तानसेन को राग दीपक, बैजू को राग मेघ और गोपाल को राग मालको सिद्ध कराया। सिद्ध का मतलब अच्छे से उसमें निपुण बनाया। सिद्ध का मतलब यहां पर यही होता है कि उसमें निपुण बना दिया। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन व ध्रुवपद मेलन का आयोजन होता है। स्वामी हरदास को ध्रुवपद धमार का प्रवर्तक और साथ ही मंदिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का भी प्रवर्तक माना जाता है। यानी इन्हें किस किस का माना जाता है? ध्रुवपद धमार का प्रवर्तक माना जाता है और मंदिरों में जो ध्रुवपद गायन शैली है इसका भी इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद आपको जौनपुर के शासक देखने को मिलेंगे। तो जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। यानी जो ख्याल शैली थी जो कि अमीर खुसरो ने विकसित की थी, तो उसी शैली को इन्होंने आगे बढ़ाया है, उसमें इन्होंने बड़ा ख्याल कर दिया है। तो इन्होंने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया है। टप्पा शैली का भी इन्होंने प्रचलन किया है। यानी बड़ा ख्याल और जो टप्पा शैली है इसका भी इन्होंने प्रचलन किया है। बड़े ख्यालों को 2 महान बीनकारों अदारंग तथा सदारंग ने विकसित किया। यानी जो इन्होंने बड़ा ख्याल शैली जो विकसित करवाई है, इसको आगे चलकर 2 महान बीनकार हुए हैं। यानी जो वही बीन होती है जो कि सांप के आगे बजाई जाती है, तो वही बीनकार है अदारंग और सदारंग। इन्होंने इसको और विकसित किया है। फैजाबाद के खुशी महाराज, मेहंदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई और बेगम अख्तर, इनको मलकाए गजल भी कहा जाता है, आदि ने संगीत जगत में फैजाबाद का नाम बढ़ाया। ये तो जौनपुर की बात होगी। यानी जो यूपी का जौनपुर है ये वहाँ की बात हो रही है। जौनपुर के जो शासक हैं सुल्तान हुसैन सरकी, तो इन्होंने 2 धुनें तैयार की हैं। यानी एक तो बड़ा ख्याल और दूसरा टप्पा शैली, 2 का प्रचलन किया है। ठीक है। इसके बाद फैजाबाद की बात आ जाती है। फैजाबाद का मतलब वर्तमान में जो आपका अयोध्या रीजन है, ये वाला ये आपका यहाँ पर ही वाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति हुए हैं? खुशी महाराज, मेहंदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर हुए हैं। तो इन्होंने भी संगीत के जगत में फैजाबाद का काफी नाम बढ़ाया है। कथक जो है, कथक खुशी महाराज ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा की। यानी कि जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य में खुशी महाराज ने क्या किया है? शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली को यहाँ पर लेकर आए हैं। शंभू महाराज ने अनेक वर्षों तक रहीमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा ली थी। यानी जो ठुमरी विधा है, तो ठुमरी विधा की शिक्षा जो है शंभू महाराज ने किनसे ली है? रहीमुद्दीन खां से ली है। मध्यकाल के बाद आपका आधुनिक काल आ जाता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि आधुनिक काल में आपके संगीत की जो शास्त्रीय शाखा है इसको कहाँ कहाँ पर संरक्षण और संवर्धन प्रदान किया गया है। तो मध्यकाल के बाद प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, किराना तथा आगरा आदि घरानों ने शास्त्रीय संगीत परंपरा के इतिहास को समृद्ध किया है। सबसे पहले आगरा घराना देख लेते हैं। तो मुगल काल में आगरा जो है ये संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इस घराने का सूत्रपात करता श्याम रंग और सरसंग को माना जाता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस घराने की उत्पत्ति अलकदास और मलुकदास से हुई मानते हैं, लेकिन श्याम रंग और सरसंग को कई लोग ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है। इस घराने के जो गायक हैं ये ख्याल के साथ ही ध्रुपद और धमार में पारंगत थे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो आगरा घराना है किसके लिए फेमस है? ये ख्याल गायन, ध्रुपद और धमार के लिए फेमस है। सूत्रपातकर्ता कौन है? श्याम रंग और सरसंग। ये 2-3 जो की पॉइंट्स हैं इनको आपको माइंड में रखना है। ठीक है। कौन से गायन शैली के लिए फेमस है, सूत्रपातकर्ता कौन है, और ऐसे गायक हैं जो इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक हैं, तो उनको याद रखना है। इस घराने के गायकों में फैयाज खां, पंडित विशंबरदीन, भास्कर बुबा बखले, स्वामी बल्लभदास, गोविंद राव टेम्बे, जगन्नाथ बुबा, पुरोहित उर्फ गुड़ीदास, CR व्यास, KG गिंदे आदि मुख्य हैं। ठीक है। ये यहाँ पर वो सब नाम लिखे गए हैं जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि ये फलाने जो यहाँ पर दिए हुए व्यक्ति हैं ये कौन कौन से घरानों से बिलोंग करते हैं, इनमें से आगरा घराने वाला व्यक्ति कौन सा है। अगर आपने ये नाम कभी देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर आपने ये नाम कभी नहीं देखे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी और इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें मोहम्मद खां, रहमत खां, सादिक अली आदि इस घराने के प्रमुख संगीतज्ञ थे। अब आगरा घराने के बाद आ जाता है लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने को संरक्षण जो है अवध के नवाबों ने दिया है। तो अवध के नवाब वाजिद अली साहब एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे। उनके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। यानी इनके शासनकाल को जो है किसकी दृष्टि से? संगीत की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है।
उनके दरबार में बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य और कोदव सिंह जैसे पखावजी शोभा बढ़ाते थे। पखावज एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाया जाता है। तो बिंदादीन क्या है, एक कथक नृत्य के आचार्य हैं, और कोदव सिंह जो है पखावज हैं, ये पखावज बजाने वाले व्यक्ति हैं। उनके दरबार में ठुमरी भाव एवं श्रृंगार प्रधान बंदिशों का विशेष प्रचलन था। यानी यहाँ पर किस किस का प्रचलन था, यहाँ पर ठुमरी भाव का और श्रृंगार प्रधान बंदिशों का विशेष प्रचलन था। यह घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि किसके लिए, जो ख्याल गायन शैली है और ध्रुपद गायन शैली है, इसके लिए ये घराना जो है फेमस है। खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। यानी कि जो लखनऊ घराना है, इसमें जो ख्याल गायकी होती है, इसके पितामह कौन, खुर्शीद अली खां माने जाते हैं। अब यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, नवाब वाजिद अली शाह रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका ये स्वयं निभाते थे। यानी कि ये इन्हें संगीत से इतना ज़्यादा प्रेम था कि ये स्वयं कृष्ण की भूमिका निभाते, मुस्लिम शासक होते हुए भी ये स्वयं कृष्ण की भूमिका निभाते थे। मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। यानी लखनऊ घराने में जो मियाँ गुलाम नबी शौरी हैं, इन्होंने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया है। गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी। ये कई बार पूछी गई हैं कि बेगम अख्तर का संबंध किस घराने से है, आगरा घराने से है, सहारनपुर घराने किससे है, तो इनका संबंध लखनऊ घराने से है। सादिक अली खां वीणा एवं अली खां सारंगी के बेजोड़ वादक थे। यानी सादिक अली खां जो है, इनका वाद्य यंत्र वीणा है, वहीं अली खां का जो है सारंगी है। कोदव सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि इस घराने के प्रमुख पखावजी हैं, यानी पखावज बजाने वाले व्यक्ति हैं। बिंदादीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि ने कथक शैली को नई दशा दी है। यानी आपने बिरजू महाराज का नाम कई बार सुना होगा। तो बिरजू महाराज जो हैं, ये बिंदादीन के ही बाद के व्यक्ति हैं, जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। बिरजू महाराज का भी नाम कई बार पूछा गया है। अब आ जाता है आपका किराना घराना। तो इस घराने का मूल स्थान मुजफ्फरनगर जिले का किराना नामक स्थान तथा इसका संस्थापक जो है, ये है बंदे अली खां को माना जाता है। ख्याल गायकी में इस घराने का अपना एक महत्व है। यानी ये जो घराना है, ये ख्याल गायकी से संबंधित है। इस घराने के गायकों में अब्दुल वहीद खां, अब्दुल करीम खां, काले खां, नन्हे खां, बालकृष्ण बुबा, गंगूबाई हंगल, ये नाम भी पूछा गया कई बार, सरस्वती राणे, भीमसेन जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ोदकर, तब प्रभा अन्य आदि मुख्य हैं। देखिए, किराना घराना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ के एक व्यक्ति जो हैं पंडित भीमसेन जोशी, इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। यानी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भीमसेन जोशी का भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पंडित, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, या ऐसा पहला घराना है जहां से कोई व्यक्ति जिसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। अब आपका आ जाता है अतरौली घराना। तो इस घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां और चांद खां द्वारा किया गया। यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ में ही खुर्जा आ जाता है। देखिए, खुर्जा अब अलग है, खुर्जा जो है बुलंदशहर में पड़ता है, लेकिन पहले खुर्जा जो था अलीगढ़ में ही आता था। तो खुर्जा, इस घराने की शुरुआत 18वीं सदी के आरंभ में उस्ताद नत्थे खां और उनके पुत्र जोधे खां से हुई। इस घराने की तान प्रणाली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो तान प्रणाली है, यहाँ पर जो है कौन सी प्रणाली अपनाई गई, तान प्रणाली अपनाई गई। इसमें अद्भुत समन्वय देखने को यहाँ पर मिलता है। अब आपका आ जाता है बनारस घराना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आपके 3-4 जो मुख्य घराने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आगरा घराना है, आपका किराना घराना है, ठीक है। इसके बाद आपका बनारस घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लखनऊ घराना भी है। तो काशी में संगीत को आश्रय काशी राज द्वारा मिला, यानी काशी नरेश के द्वारा इनको आश्रय दिया गया है। इस घराने में ठुमरी अंग की गायकी को अधिक प्रसिद्धि मिली है। यानी ध्यान देना, जो बनारस घराना जो है यहाँ पर ठुमरी के लिए फेमस है, ठुमरी अंग की गायकी के लिए इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। हालांकि अन्य विधाएं भी यहाँ पे प्रचलित थी, लेकिन ठुमरी पर विशेष बल दिया गया है। इमाम बाई टप्पा शैली, चित्राबाई टप्पा शैली, रसूलबाई ये भी टप्पा, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, बड़ी मोती, राजेश्वरी, गौहर, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, गिरिजा देवी आदि बनारस की घराने की मुख्य गायिकाएं हैं।
अब देखिए गिरिजा देवी के संबंध में भी अभी आपने हाल में 1-2 साल पहले प्रश्न देखे होंगे और ये यूपी पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया था। गिरिजा देवी कौन से घराने से बिलोंग करती हैं? ये बनारस घराना से बिलोंग करती हैं। ठीक है। कंठे महाराज, किशन महाराज तबला वादक हैं, यानी इस घराने के तबला वादक कौन कौन है? कंठे महाराज, किशन महाराज। हालांकि और भी व्यक्ति हैं, कई सारे व्यक्ति हैं, लेकिन कंठे महाराज, किशन महाराज का नाम चूंकि पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने यहां पर इनका रखा है। श्रीमती एन राजम वायलिन, राजभाव सिंह पंडित रविशंकर और मुश्ताक अली खां सितार, यानी कि ये एन राजम जो वायलिन से संबंधित है, राजभाव सिंह पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां ये सितार से संबंधित है, बिस्मिल्ला खां यानी जो आपका बिस्मिल्ला खां है, मुमताज खान है, ये शहनाई वादन से जुड़े इस घराने के मुख्य वादक कलाकार हैं। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो हैं वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो हैं आपके बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। यहाँ के ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है, यानी कि जो यहाँ के ठाकुर जयदेव सिंह हैं इनको संगीत शास्त्र का पितामह भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पर भी ध्यान देना, जो उस्ताद बिस्मिल्ला खां हैं ये भी भारत रत्न से सम्मानित हैं, यानी इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। तो आप यहाँ पर 2 व्यक्ति देख चुके हैं जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं। एक तो किराना घराना के पंडित भीमसेन जोशी हैं और दूसरे व्यक्ति यहाँ पर बिस्मिल्ला खां हैं, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके बाद आपका सहारनपुर घराना है। तो इस घराने के संस्थापक सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा थे, जो गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में प्रवीण थे। यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर घराना, इस घराना के संस्थापक नेबत खां सदारंग और उनके शिष्य थे। अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई ख्याल गायकी को इस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अगला घराना है आपका फतेहपुर सीकरी घराना। तो यह घराना ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है और इसकी शुरुआत मुगल बादशाह जहांगीर के काल में 2 भाइयों जैनू खां और जोरवार खां से मानी जाती है। इसमें घसीट खां को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। भिंडी बाजार घराना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और संभवतः आने वाले 1-2 एग्जामों में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि करंट का भी टॉपिक यहाँ पर ऐड हो रहा है। मुरादाबाद के छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन खां के मुंबई के भिंडी बाजार में जाकर बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। अभी हाल में चर्चा में क्यों है ये? इसका रीजन ये है क्योंकि अभी हाल में ही लता जी की मृत्यु हुई है कुछ महीने पहले, और लता जी ने जो अपनी संगीत की शिक्षा ली थी वो इसी घराने से ली थी। तो लता मंगेशकर इसी घराने के अली खां से संगीत की शिक्षा इन्होंने ली थी, इसलिए ये भिंडी बाजार घराना पूछा जा सकता है। तो इसको आप खास करके ध्यान में रखना कि लता मंगेशकर जी ने कौन से संगीत घराने से शिक्षा ली है। इन्होंने ली है भिंडी बाजार घराने से, ये आपको याद रखना है। अब आपका है इटावा घराना, इसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं। यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ध्रुव तारा जोशी इस घराने के प्रमुख वादक हैं। शाहजहांपुर घराना, यह घराना जो है सरोद वादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सरोद एक वाद्य यंत्र है, इसके लिए फेमस है। अजराड़ा घराना, इस घराने का संबंध मेरठ से है और यह जो है तबला वादक घराना है, यानी जो अजराड़ा घराना जो है ये मेरठ का है, इसका संबंध किससे है? तबला वादन से है। अब प्रयागराज को देख लेते हैं। देखिए प्रयागराज में वैसे तो कोई घराना नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर भी संगीत की कुछ महान विभूतियां रही हैं, जैसे केसर बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन चूरी, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम आदि प्रयागराज के प्रसिद्ध गायिकाएं रही हैं। सरोद वादन में उस्ताद करामत उल्ला खां का घराना प्रसिद्ध था, यानी ये प्रयागराज से ही थे। यहाँ के हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा के भक्तों में ध्रुपद गायन की एक समृद्ध परंपरा रही है। दरबार में कोड़ी रंग व पैसा रंग ध्रुपद, धमार एवं ख्याल के लिए प्रसिद्ध गायक थे। अब आपकी आ जाती है संगीत कला की लोकगीत शैली। तो यहाँ पर आपके जो भी स्थानीय लोकगीत हैं, लोकगीत परंपराएं हैं, उनको जानेंगे। तो कजरी लोकगीत के बारे में मेरा मानना यह है कम से कम 7 से 8 एग्जामों में पूछा गया है, कम से कम 7 से 8 में, क्योंकि 4-5 प्रश्न पत्रों में मैंने स्वयं देखा है। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कब गाया जाता है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है, यानी जो आपका मिर्जापुर है इसमें इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए मैं मैप पर दिखा दे रहा हूँ कि मिर्जापुर आपका कहाँ पड़ता है। ये आपका मिर्जापुर पड़ता है, वाराणसी से लगा हुआ, तो यहाँ पर मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्र कृष्ण तृतीया को
विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सी देवी का? विंध्यवासिनी देवी का जो जन्मोत्सव है भाद्र कृष्ण तृतीया को, ये कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव, अजिता श्रीवास्तव व उषा गुप्त कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। यानी मालिनी अवस्थी का नाम कई बार पूछा गया है कि मालिनी अवस्थी किससे संबंधित है? ये कजरी गायन से संबंधित है। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी व संस्कार गीत आदि अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। यानी जो आपका कजरी गायन है ये अवध से लेकर आपकी जो पूर्वी यूपी है यहाँ पर फेमस है। यानी यहाँ से लेकर आप ऐसा मान सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कजरी गायन फेमस है। इसके अलावा अवध क्षेत्र में, यानी अवध वाले जो रीजन है, इस वाले रीजन में कुछ और भी देखने को मिलते हैं। सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, संस्कार गीत, ये भी अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, समाज गायन, मल्हार और पटगा आदि ये ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। समाज गायन ब्रज क्षेत्र के मंदिरों और आश्रमों में किया जाता है। तो देखिए ये झूला, होरी, रसिया जो है इनका संबंध आपके ब्रज क्षेत्र से है, इस वाले क्षेत्र से है। हरदौल, पंबारा, आल्हा, दिमराई, चंगेलिया, कुहाई, राछरा, दिवारी व तकरा गीत आदि बुंदेली लोकगीत हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है ये आपके बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। इनमें से खास करके सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है आल्हा को मिली है, और आल्हा जो है लगभग पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेली लोकगीत है। यानी मूल जो आल्हा का जो यहाँ पर सार है, आल्हा के जो किरदार हैं वो बुंदेलखंड के किरदार हैं। तो आल्हा जो है बुंदेलखंडी एक लोकगीत है और इसके गायन में वीर रस की प्रधानता है। रागनी जो है, रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना व गुजरी आदि ये आपके पश्चिमी यूपी के लोकगीत हैं। यानी इस क्षेत्र के लोकगीत आपके हैं पश्चिमी यूपी के, रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना व गुजरी आदि। भजन, पूरन, भगत, भर्तहरि, निर्गुण आदि वैराग्य एवं भक्तिपूर्ण गीत हैं जो साधुओं द्वारा पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। यानी ये जो गीत आप देख रहे हैं ये साधुओं के द्वारा गाए जाते हैं और ये पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। बाद बाकी जो लोकगीत हैं आपके इन सबकी क्षेत्रवार विशेषताएं हैं, यानी एक क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। इसमें एक आल्हा एक ऐसा गीत है जो कि आपके संपूर्ण पूरे प्रदेश में गाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एंड में मैं सारी PDF की स्लाइड बनाकर, PPT बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट्स बनाना चाहें एक आध की पॉइंट्स के तो बना सकते हैं, अदरवाइज मैं PPT शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं लास्ट में दूंगा। लास्ट में देने का रीजन ये होता है क्योंकि टेलीग्राम पर डेली बहुत सारे अपडेट किए जाते हैं। तो अगर मैं रैंडमली एक एक स्लाइड वहाँ पर डालता हूँ, एक एक PPT डालता हूँ, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो एंड में मैं एक साथ डाल दूंगा, जिससे कि आपको एक आसानी से एक साथ में ये सब मिल जाए। यानी मैं यहाँ पर 20-20 करके डाल दूंगा, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और एक साथ आपको सारी की सारी स्लाइडों की PPT मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।